नमस्कार। आज 11 जुलाई 2025 फ्राइडे का दिन है और आप सुन रहे हैं सुन लो यूपीएससी, वो प्लेटफॉर्म जहां हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स का गहन विश्लेषण करते हैं। नमस्कार। आज की तारीख वाकई कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स लेकर आई है जिन पर हमें गहराई से बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एक बहुत ही प्रोफाउंड विचार से। उन्होंने कहा था, मैंने सोया और सपना देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। मैंने कार्य किया और देखो सेवा ही आनंद थी। सर्विस इज जॉय। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये बात शायद एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकती है। बहुत खूब कहा। सर्विस, सेवा, यही तो सिविल सर्विसेज का कोर है और इसमें आनंद ढूंढना ये अपने आप में एक जर्नी है। हाँ, तो आज की हमारी जर्नी हमें कई जरूरी पड़ावों पर लेके जाएगी। हम विस्तार से बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 के बारे में, जिसका फोकस इस बार यूथ एम्पावरमेंट पर है। ये बहुत रेलेवेंट है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हम देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू हुए 5 इयर्स हो गए हैं, तो उसकी समीक्षा क्या कहती है? क्या पॉलिसी वाकई परफॉर्मेंस में तब्दील हो रही है? इस पे काफी चर्चा हुई है। केवाडिया कॉन्फ्रेंस में पंच संकल्प की बात हुई है। हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। और फिर गवर्नेंस के कुछ बेहद चिंताजनक मामले। गुजरात में गंभीरा ब्रिज का कोलैप्स, जिसमें 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। ये घटना एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी, प्रशासनिक उदासीनता और अकाउंटेबिलिटी ब्रेकडाउन, जवाबदेही के टूटने पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। और इसी तरह का एक और मामला तमिलनाडु के विरुधनगर से है, जहां पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, औद्योगिक सुरक्षा का ये मुद्दा बार बार क्यों सामने आता है? ये सिस्टमिक फेलियर्स की ओर इशारा करता है। हम इस पर भी बात करेंगे कि क्यों कॉम्पेंसेशन अक्सर प्रिवेंशन पर हावी हो जाता है। इकोनॉमी की बात करें तो इन्फ्लेशन का एक डबल एज स्वॉर्ड दिख रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई में नरमी है। और इसी बैकड्रॉप में आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। ये एक बड़ा कदम है। हम इसके पीछे की स्ट्रैटेजी और इम्प्लीकेशंस को समझेंगे। एनवायरनमेंट के मोर्चे पर भारत के एजिंग डैम्स एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के बावजूद क्या हम तैयार हैं? क्लाइमेट चेंज इस खतरे को और बढ़ा रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का इम्प्लीमेंटेशन गैप चिंताजनक है। और आखिर में डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, डीआरडीओ द्वारा विकसित एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का सफल परीक्षण। ये इंडिया की एंटी सबमरीन वॉरफेयर, पनडुब्बी रोधी युद्ध एसडब्ल्यू कैपेबिलिटीज के लिए अहम है, खासकर इंडियन ओशन रीजन, हिंद महासागर क्षेत्र आईओआर में बढ़ते जियोपॉलिटिकल कंपटीशन को देखते हुए। और हाँ, प्रीलिम्स फोकस के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स भी होंगे अंत में। तो चलिए इस डिटेल्ड एनालिसिस को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। आज मनाया जा रहा है 11 जुलाई। इस साल की थीम है युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे एक निष्पक्ष और आशावान दुनिया में अपने इच्छित परिवार बना सकें। एम्पावरिंग यूथ टू शेप देयर डिजायर्ड फैमिलीज इन अ जस्ट एंड होपफुल वर्ल्ड। ये थीम पारंपरिक पॉपुलेशन कंट्रोल नैरेटिव से काफी अलग लगती है। बिल्कुल, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पिवट है। पहले पॉपुलेशन डे का मतलब अक्सर नंबर्स कंट्रोल करने से लगाया जाता था, फर्टिलिटी रेट्स कम करने पर जोर होता था। लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो गया है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, इंडिविजुअल एजेंसी, व्यक्तिगत क्षमता, जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पर। इंडिविजुअल एजेंसी यानी व्यक्ति का अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार, खासकर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के बारे में। हाँ बिल्कुल। थीम का फोकस दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी, करीब 1.8 बिलियन यंग पीपल को एम्पावर करने पर है। उन्हें सिर्फ डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा नहीं, बल्कि एजेंट्स ऑफ चेंज, बदलाव के एजेंट के रूप में देखा जा रहा है। एजेंट्स ऑफ चेंज, ये कैसे? मतलब यूथ को एम्पावर करने से पॉपुलेशन इश्यूज कैसे एड्रेस होंगे? देखिए, जब आप युवाओं को, खासकर लड़कियों और महिलाओं को क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हेल्थ केयर,
स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ शामिल है, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, आर्थिक अवसर देते हैं, तो वे अपने जीवन और अपने परिवार के आकार के बारे में बेहतर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं। अच्छा, तो ये फोर्स स्टेरिलाइजेशन या कोर्सिव फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज के बिल्कुल विपरीत अप्रोच है। एग्जैक्टली ये राइट्स बेस्ड अप्रोच है। ये मानता है कि जब लोग एम्पावर्ड महसूस करते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, तो वे नेचुरली छोटे, स्वस्थ और सस्टेनेबल परिवार चुनते हैं। ये अप्रोच पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन करता है। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? हमारी तो युवा आबादी बहुत बड़ी है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। भारत के लिए ये थीम अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये डिविडेंड तभी मिलेगा जब हम इस युवा आबादी में इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें स्किल्स देंगे, हेल्थ देंगे और डिसीजन मेकिंग पावर देंगे। मतलब अगर हम युवाओं को सशक्त नहीं कर पाएं, तो ये डिविडेंड एक लायबिलिटी बन सकता है। बिल्कुल। अनएम्प्लॉयड, अनहेल्दी और डिसएम्पावर्ड युवा आबादी सोशल अनरेस्ट और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का कारण बन सकती है। इसलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 की थीम भारत के लिए एक वेकअप कॉल भी है कि हमें अपने यूथ पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाने होंगे। इसमें कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज और यूथ फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज शामिल हैं। तो ये सिर्फ पॉपुलेशन नंबर्स की बात नहीं, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ और ह्यूमन पोटेंशियल की बात है। प्रिसाइसली, ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात है। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के इस नए पर्सपेक्टिव को समझने के बाद अब हम चलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तरफ। इसके इम्प्लीमेंटेशन को 5 इयर्स हो गए और हाल ही में केवड़िया, गुजरात में एक वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस कुलपति सम्मेलन हुआ। हाँ, ये एक अहम कॉन्फ्रेंस थी। इसका मुख्य उद्देश्य था NEP 2020 के कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा करना। पिछले 5 सालों में क्या हासिल हुआ, कहाँ चुनौतियां हैं और आगे का रास्ता क्या हो। और इस कॉन्फ्रेंस में पंच संकल्प अडॉप्ट किए गए हैं। इनमें नेक्स्ट जेन एजुकेशन, अगली पीढ़ी की शिक्षा और भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS को प्रमोट करने की बात है। ये पंच संकल्प क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, स्पेसिफिक डिटेल्स शायद अभी पब्लिक डोमेन में उतनी ना हो, लेकिन ब्रॉड स्ट्रोक्स में पंच संकल्प का लक्ष्य NEP के कोर आइडियाज को यूनिवर्सिटीज में तेजी से और प्रभावी ढंग से लागू करना है। इसमें करिकुलम रिफॉर्म, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन पर फोकस और IKS को मेनस्ट्रीम करना शामिल हो सकता है। IKS यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली, इसको लेकर काफी चर्चा होती है। क्या इसका मतलब है कि हम एंशिएंट टेक्स्ट्स और ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न एजुकेशन में इंटीग्रेट कर रहे हैं? हाँ, विचार यही है। जैसे आयुर्वेद, योग, भारतीय गणित, वास्तुकला, दर्शन, इन क्षेत्रों में जो ज्ञान है उसे कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के साथ पढ़ाया जाए। चैलेंज ये है कि इसे बिना किसी जिंगोइज्म के क्रिटिकल और एनालिटिकल पर्सपेक्टिव के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए। सही कहा। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस में एक और बात सामने आई, विश्वविद्यालयों को इंस्टीट्यूशनल रोड मैप बनाने का निर्देश दिया गया है। क्या ये इस बात का संकेत है कि इम्प्लीमेंटेशन में शायद थोड़ी सुस्ती रही है, जिसे आप इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट कह रही थी? ये एक पॉसिबिलिटी है। अक्सर बड़ी पॉलिसीज बनती हैं, लेकिन उनका जमीनी स्तर पर उतरना एक स्लो प्रोसेस होता है। यूनिवर्सिटीज ऑटोनमस बॉडीज होती हैं, उनमें बदलाव लाना आसान नहीं होता। इंस्टीट्यूशनल रोड मैप मांगने का मतलब है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शायद ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही चाह रही है। और इस रोड मैप को विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ अलाइन करने को कहा गया है। मतलब एजुकेशन को नेशनल डेवलपमेंट गोल से सीधे जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना है, और ये बिना नॉलेज इकोनॉमी बने, बिना स्किल्ड मैन पावर के संभव नहीं है। NEP 2020 को इसी बड़े विजन का फाउंडेशनल एलिमेंट माना जा रहा है। यूनिवर्सिटी से उम्मीद है कि वे ऐसे ग्रेजुएट्स तैयार करें जो विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकें। तो कुल मिलाकर NEP रिव्यू कॉन्फ्रेंस एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन को पुश देने और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश है। हाँ, ऐसा लगता है। पॉलिसी बनाना पहला कदम है,
पर असली चैलेंज उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में ही आता है। ये रोड मैप शायद उसी दिशा में एक कदम है। यूनिवर्सिटीज को अब स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स और टाइमलाइंस के साथ आना होगा। ठीक है, तो एजुकेशन पॉलिसी से अब हम सीधे गवर्नेंस के अहम और चिंताजनक मुद्दों पर आते हैं। पहला मामला गुजरात के वलसाड़ जिले से है। गंभीरा रिवर यानी गंभीरा नदी पर बना पुल ढह गया, 13 पीपल डाइड। ये बात कि पुल की जर्जर हालत के बारे में 2021 से चेतावनियां दी जा रही थी। लोकल एमएलए ने भी सरकार को लिखा था। हाँ, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 2022 में एक इंटरनल टेक्निकल रिपोर्ट ने कथित तौर पर पुल को अनफिट फॉर यूज उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। अनफिट फॉर यूज और फिर भी ट्रैफिक चलता रहा, ये कैसे संभव है? मतलब सिस्टम में कहाँ ब्रेकडाउन हुआ? ये मल्टी लेवल फेलियर लगता है। पहला, वार्निंग्स को नजरअंदाज करना। दूसरा, टेक्निकल रिपोर्ट को दबाना, जो ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता की चरम कमी दिखाता है। तीसरा, कोई करेक्टिव एक्शन न लेना। ये सब मिलकर एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी, प्रशासनिक उदासीनता और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की कमी का एक क्लासिक केस बनाते हैं। क्या ये मॉर्बी ब्रिज कोलैप्स जैसा ही मामला नहीं लगता, जहां मेंटेनेंस और सेफ्टी नॉर्म्स को ताक पर रख दिया गया था? बिल्कुल, पैटर्न बहुत सिमिलर है। चेतावनियां हैं, शायद टेक्निकल असेसमेंट्स भी हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग लेवल पर या तो इनर्शिया है या नेग्लिजेंस। फीडबैक लूप पूरी तरह से ब्रोकन लगता है। जानकारी नीचे से ऊपर तक पहुंच नहीं रही, या पहुंच रही है तो उस पर एक्शन नहीं हो रहा। पब्लिक सेफ्टी को लेकर इस तरह की लापरवाही, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने सिवियर हो सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। क्या कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई है अब तक? जांच के आदेश दिए गए हैं, कंपनसेशन की घोषणा हुई है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सिस्टेमिक चेंजेस होंगे? क्या फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मैकेनिज्म बनेगा? मॉर्बी के बाद भी सवाल उठे थे, लेकिन गंभीरा हादसा दिखाता है कि शायद सबक पूरी तरह से सीखा नहीं गया। ये वाकई सोचने वाली बात है। अब इसी से जुड़ा दूसरा मामला देखते हैं। तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 10 वर्कर्स डाइड। और ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है इस इलाके में। नहीं, बिल्कुल नहीं। विरुद्धनगर और खासकर सिवाकासी रीजन भारत का फायरवर्क्स हब है, और दुर्भाग्य से ये लगातार ऐसे हादसों के लिए भी खबरों में रहता है। ये घटना इंडस्ट्रियल सेफ्टी, औद्योगिक सुरक्षा में डीप रूटेड सिस्टमैटिक फेलियर्स, गहरी प्रणालीगत खामियों को उजागर करती है। क्या है ये सिस्टमैटिक फेलियर्स? मतलब लॉज तो होंगे सेफ्टी को लेकर। लॉज हैं, एक्सप्लोजिव्स एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट हैं, स्पेसिफिक रूल्स हैं फायरवर्क्स इंडस्ट्री के लिए, लेकिन प्रॉब्लम है इन्फोर्समेंट की। अक्सर ये यूनिट्स, खासकर जो स्मॉलर स्केल पर काम करती हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बायपास करती हैं। ओवरक्राउडिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, लैक ऑफ सेफ्टी गियर, इनएडेक्वेट ट्रेनिंग, ये सब आम बातें हैं। और शायद लाइसेंसिंग और इंस्पेक्शन में भी करप्शन या लैक्सिटी होती होगी। इसकी भी संभावना रहती है। दूसरा बड़ा इश्यू है कि हादसों के बाद फोकस कॉम्पेंसेशन, मुआवजा देने पर ज्यादा रहता है, बजाय प्रिवेंटिव मेजर्स, निवारक उपायों को सख्ती से लागू करने के। एक तरह का साइकिल बन गया है, हादसा, मौतें, मुआवजा और फिर कुछ समय बाद फिर हादसा। ये तो बहुत दुखद साइकिल है, और इसमें फंसे हैं वो गरीब मजदूर जिनके पास शायद कोई और लाइवलीहुड ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली। ये लाइवलीहुड और राइट टू लाइफ के बीच एक बहुत मुश्किल संघर्ष है। ये मजदूर खतरनाक परिस्थितियों में काम करने को मजबूर है क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। सॉल्यूशंस के लिए मल्टी प्रॉम्ड अप्रोच चाहिए। स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट तो जरूरी है ही, साथ ही इन वर्कर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट और ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी बनानी होंगी। तो गंभीरा ब्रिज कोलैप्स और विरुद्धनगर एक्सप्लोजन, दोनों मामले फंडामेंटली गवर्नेंस फेलियर और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। हाँ, एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी से जुड़ा है, दूसरा इंडस्ट्रियल सेफ्टी से। लेकिन कोर इशू है सिस्टम का फेल होना, रेगुलेशंस का पालन न करवाना, वार्निंग्स को नजरअंदाज करना और ह्यूमन लाइफ को वैल्यू न देना। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि डेवलपमेंट आखिर किस कीमत पर। ये गंभीर सवाल हैं। चलिए अब रुख करते हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर। यहाँ एक दिलचस्प सिनेरियो बन रहा है इन्फ्लेशन को लेकर। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक WPI और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के बीच। डेटा देखें तो जून में WPI इन्फ्लेशन बढ़कर 0.80% हो गया।
ये मई के 0.79% से थोड़ा ज्यादा है और अप्रैल के 0.79% से भी। मतलब होलसेल लेवल पर महंगाई का दबाव बना हुआ है या थोड़ा बढ़ा है? करेक्ट। WPI में वृद्धि मुख्य रूप से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और फ्यूल एंड पावर की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है। फूड इंडेक्स में हालांकि थोड़ी नरमी आई है होलसेल लेवल पर। लेकिन दूसरी तरफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो आम आदमी की महंगाई को दर्शाता है, वो काफी नीचे आया है। मई में CPI इन्फ्लेशन गिर के 2.82% पर आ गया था, जो RBI के टॉलरेंस बैंड 4% ±2% के लोअर एंड के भी नीचे है। बिल्कुल। और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि जून में CPI इन्फ्लेशन और गिरकर 2.6% के आसपास रह सकता है। ये काफी सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। फूड इन्फ्लेशन में नरमी, खासकर सब्जियों की कीमतों में गिरावट, इसका मुख्य कारण रही है। तो एक तरफ प्रोड्यूसर्स को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, WPI अप, दूसरी तरफ कंज्यूमर्स को थोड़ी राहत मिली है, CPI डाउन। ये डाइवर्जेंस क्यों और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये डाइवर्जेंस कई फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। WPI में रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स का वेटेज ज्यादा होता है, जबकि CPI में फाइनल गुड्स और सर्विसेज का। हो सकता है कि होलसेल लेवल पर कॉस्ट प्रेशर बड़ा हो, लेकिन वीक कंज्यूमर डिमांड के कारण कंपनियां ये पूरी बढ़ोतरी कंज्यूमर्स तक पास ऑन नहीं कर पा रही हों। अच्छा, मतलब डिमांड अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, WPI और CPI की बास्केट कॉम्पोजिशन अलग-अलग है। फूड आइटम्स का वेटेज CPI में ज्यादा है और फूड इन्फ्लेशन कम होने से CPI तेजी से नीचे आया है। सर्विसेज इन्फ्लेशन, जो CPI का हिस्सा है पर WPI का नहीं, वो भी मॉडरेट हुई है। ओके, अब इस बैकड्रॉप में आते हैं RBI के ताज़ा कदम पर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC ने रेपो रेट, रेपो दर में 50 बेसिस पॉइंट्स आधार अंक की कटौती कर दी है। रेपो रेट अब 5.5% हो गया है। ये एक बड़ा कट है। हाँ, ये काफी अग्रेसिव कट है और मार्केट ने शायद इतना बड़ा कट एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये RBI का एक बहुत क्लियर प्रो ग्रोथ स्टांस दिखाता है। प्रो ग्रोथ स्टैंस मतलब RBI अब इन्फ्लेशन से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चिंतित है। ऐसा लगता है। CPI इन्फ्लेशन के लगातार नीचे आने से RBI को ये कंफर्ट मिला है कि वो ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को ईज कर सकता है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में GDP ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट हुई है और शायद RBI उसे बूस्ट देना चाहता है। लेकिन WPI तो बढ़ रहा है। क्या इससे फ्यूचर में CPI पर प्रेशर नहीं आएगा? क्या RBI ये रिस्क ले रहा है? ये एक कैलकुलेटेड बेट, परिकलित दांव है RBI का। वो शायद उम्मीद कर रहे हैं कि WPI का प्रेशर टेम्पररी है या फिर डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि कंपनियां हाई इनपुट कॉस्ट्स को पूरी तरह पास ऑन कर सकें। वो लो CPI इन्फ्लेशन की विंडो का फायदा उठाकर ग्रोथ को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि RBI का फोकस अब इन्फ्लेशन कंट्रोल से हटकर ग्रोथ रिवाइवल पर आ गया है? प्रायोरिटीज शिफ्ट होती रहती है मैक्रो इकोनॉमिक एम्बिशंस के हिसाब से। अभी लगता है कि लो CPI ने उन्हें ग्रोथ पर फोकस करने का रूम दिया है, लेकिन RBI ने ये भी कहा है कि वो इन्फ्लेशन पर नजर बनाए रखेंगे और जरूरत पड़ी तो स्टांस बदल भी सकते हैं। ये एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। इस रेट कट का आम आदमी और बिजनेसेस पर क्या असर पड़ेगा? थियोरेटिकली रीपो रेट कट से बैंक्स के लिए बोरोइंग कॉस्ट कम होती है और उम्मीद की जाती है कि वो इसका बेनिफिट लोअर लोन रेट्स के रूप में कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को पास ऑन करेंगे। इससे होम लोन्स, कार लोन्स, बिजनेस लोन्स सस्ते हो सकते हैं, जिससे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन क्या बैंक्स वाकई पूरा ट्रांसमिशन करते हैं? ये भी तो एक सवाल रहता है। ये हमेशा एक इशू रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पूरी तरह से सीमलेस नहीं होता। बैंक्स अपने डिपॉजिट रेट्स, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल कॉस्ट्स को भी ध्यान में रखते हैं। लेकिन 50 बेसिस पॉइंट्स का कट सिग्निफिकेंट है, तो उम्मीद है कि कुछ हद तक लेंडिंग रेट्स कम होंगी। तो कुल मिलाकर इकोनॉमी एक इंटरेस्टिंग फेज में है। इन्फ्लेशन के मिक्स सिग्नल्स हैं और RBI ने ग्रोथ को पुश देने के लिए एक बोल्ड मूव लिया है। आने वाले महीनों में देखना होगा कि ये बेट कितना सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल। WPI, CPI और ग्रोथ नंबर्स पर बारीकी से नजर रखनी होगी। ग्लोबल फैक्टर्स जैसे कमोडिटी प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी के इस एनालिसिस के बाद अब हम एनवायरनमेंट, पर्यावरण और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं, भारत के एजिंग डैम्स। हाँ,
ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर तभी ध्यान जाता है जब कोई हादसा होता है, लेकिन ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है, खासकर क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में। आंकड़े क्या कहते हैं? भारत में कितने बड़े बांध हैं और उनमें से कितने पुराने हो चुके हैं? भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है बड़े बांधों की संख्या में, चाइना और यूएस के बाद। हमारे पास 6,200 से ज्यादा बड़े बांध हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें से लगभग 70% बांध 25 साल से ज्यादा पुराने हैं 70%? और कुछ तो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। हाँ, करीब 234 बांध तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और कई हजार बांध 50 से 100 साल के बीच की उम्र के हैं। डैम्स की एक डिजाइन लाइफ होती है और जब वो अपनी एज क्रॉस करने लगते हैं तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी का रिस्क बढ़ जाता है। और क्लाइमेट चेंज इस रिस्क को कैसे बढ़ा रहा है? झेलने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। उन पर अचानक बहुत ज्यादा पानी का दबाव आ सकता है जिससे उनके फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। डाउनस्ट्रीम एरियाज में रहने वाले लाखों लोगों की जान और माल का सवाल है। सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? सरकार ने कदम उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है डैम सेफ्टी एक्ट, बांध सुरक्षा अधिनियम, जो 2021 में लागू हुआ। ये एक्ट बांधों की सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्थापित करता है। नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई गई हैं। स्टेट लेवल पर भी कमिटीज और अथॉरिटीज बननी है। तो एक्ट तो आ गया है, क्या इससे जमीनी स्तर पर फर्क पड़ रहा है? एक्ट आना एक बहुत जरूरी कदम था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी चैलेंज है। स्टेट्स को अपनी डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि डीएसओ बनानी है और सभी बांधों का सेफ्टी इवैल्यूएशन करना है। इसमें प्रोग्रेस उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसके अलावा डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ड्रिप भी चल रहा है। हाँ, ड्रिप वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रहा है। इसके तहत चुने हुए पुराने बांधों की स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए फंडिंग दी जाती है। ड्रिप ले फेज 1 और 2 में काफी बांधों को कवर किया गया है और फेज 3 भी शुरू हो गया है। लेकिन एक चिंताजनक आंकड़ा ये है कि एक्ट के तहत अनिवार्य होने के बावजूद केवल 4% से भी कम बांधों में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली EWS लगाए गए हैं। ये तो बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन गैप है। ये वाकई बहुत सीरियस गैप है। EWS का काम है कि अगर बांध में कोई खतरा पैदा हो रहा है या बहुत ज्यादा पानी छोड़ना पड़ रहा है तो डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज को समय रहते चेतावनी मिल जाए ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। बिना EWS के बांध फेलियर या सडन वाटर रिलीज की स्थिति में तबाही बहुत ज्यादा हो सकती है। तो डैम सेफ्टी एक्ट और ड्रिप जैसे प्रयासों के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और प्रिपेयर्डनेस में अभी भी काफी कमियां हैं। हाँ, ऐसा लगता है। रिसोर्सेज की कमी, टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी और शायद पॉलिटिकल विल की कमी भी इसमें रोल प्ले करती है। इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स भी कभी-कभी डैम सेफ्टी कोऑपरेशन में बाधा डालते हैं। हमें कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी ऑडिट्स, रेगुलर मेंटेनेंस, इमरजेंसी एक्शन प्लान्स और EWS इंस्टॉलेशन को टॉप प्रायोरिटी पर लाना होगा। मतलब ये सिर्फ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं बल्कि गवर्नेंस चैलेंज भी है। अजुला चैलेंज है। क्लाइमेट रेजिलियंस को डैम सेफ्टी प्लानिंग में इंटीग्रेट करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एजिंग डैम्स का मुद्दा वाकई गंभीर है और इस पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। अब आखिर में चलते हैं डिफेंस रक्षा क्षेत्र की ओर, जहां आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज है। हाँ, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उन्होंने इंडिजिनस यानी स्वदेशी रूप से विकसित एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट ERASR, विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण कहां से किया गया? ये परीक्षण INS कवरत्ती से किया गया, जो खुद एक स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW कॉर्वेट है। ये दिखाता है कि न सिर्फ रॉकेट स्वदेशी है, बल्कि जिस प्लेटफॉर्म से उसे लॉन्च किया गया वो भी इंडिजिनस है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, पनडुब्बी रोधी युद्ध, ASW, ये कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए? ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंडियन ओशन रीजन, हिंद महासागर क्षेत्र IOR में जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ रहा है। खासकर चाइनीज नेवी की सबमरीन्स की प्रेजेंस IOR में काफी बड़ी है। अपनी मैरिटाइम इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत को एक रोबस्ट ASW कैपेबिलिटी की जरूरत है। तो ये नया ERASR रॉकेट हमारी ASW कैपेबिलिटीज को कैसे बूस्ट करेगा? जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट है।
मतलब ये दुश्मन की पनडुब्बियों को ज्यादा दूरी से निशाना बना सकता है। इससे हमारे वॉरशिप्स को स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी मिलती है। वो दुश्मन की पनडुब्बी के वेपन रेंज में आए बिना ही उसे एंगेज कर सकते हैं। ये सर्वाइवल और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस दोनों को बढ़ाता है। और इसका स्वदेशी होना क्यों खास है? स्वदेशी होने के कई फायदे हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इंपोर्ट करने से सस्ता पड़ता है। तीसरा, कस्टमाइजेशन। हम अपनी स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। चौथा, ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बूस्ट देता है, जिससे जॉब्स क्रिएट होती हैं और टेक्नोलॉजिकल बेस स्ट्रांग होता है। तो ये आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस का एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि डीआरडीओ और इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स वेपन सिस्टम्स डेवलप करने में सक्षम हो रही हैं। ये न सिर्फ ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को मजबूत करता है, बल्कि डिफेंस में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाता है। तो एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है इंडियन नेवी और डीआरडीओ के लिए। निश्चित रूप से एएसडब्ल्यू एक कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल एरिया है नेवल वॉरफेयर का, और इसमें आत्मनिर्भरता हासिल करना स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है। चलिए अब एनालिसिस के आखिर में आते हैं और कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं जो प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहली खबर, संजोग गुप्ता को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है ग्लोबल क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरी, साहिल किनी को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआईएच का सीईओ नियुक्त किया गया है। आरबीआईएच, जैसा कि नाम से पता चलता है, फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। फिनटेक और डिजिटल फाइनेंस के दौर में आरबीआई का रोल काफी अहम हो जाता है। तीसरी खबर यूरोप से है। बुल्गारिया 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। मतलब वो अपनी करेंसी लेव को छोड़कर यूरो अपनाएगा। ये यूरोपियन इंटीग्रेशन प्रोसेस का हिस्सा है। यूरोजोन में शामिल होने के अपने फायदे और चुनौतियां होती हैं, खासकर मॉनेटरी पॉलिसी सॉवरेनिटी को लेकर। और चौथी, भारत का पहला नेशनल बायो बैंक, राष्ट्रीय बायो बैंक, दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ये मेडिकल रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बायो बैंक्स बायोलॉजिकल सैंपल्स जैसे ब्लड, टिश्यू और उनसे एसोसिएटेड हेल्थ डेटा को स्टोर करते हैं। ये रिसर्च के लिए इनवैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं, खासकर जेनेटिक स्टडीज और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए। नेशनल बायो बैंक का बनना भारत में बायोमेडिकल रिसर्च को बड़ा बूस्ट देगा। बिल्कुल। तो ये थे कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट्स। तो ये थी आज की हमारी विस्तृत चर्चा 11 जुलाई 2025 के प्रमुख घटनाक्रमों पर। हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बदलते फोकस को समझा, जो अब यूथ एम्पावरमेंट पर है। हाँ, और हमने देखा कि कैसे एनईपी 2020 की समीक्षा, इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी पर जोर दे रही है, शायद इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए। गवर्नेंस फेलियर्स के दो दुखद उदाहरण देखें, गंभीरा ब्रिज कोलैप्स और विरुद्धनगर फैक्ट्री ब्लास्ट, जो सिस्टेमिक इश्यूज और अकाउंटेबिलिटी की कमी को उजागर करते हैं। इकोनॉमी में हमने WPI, CPI डाइवर्जेंस और RBI के प्रो ग्रोथ स्टैंस को डिकोड करने की कोशिश की। ये एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है जिस पर नजर रखनी होगी। एजिंग डैम्स का मुद्दा और क्लाइमेट चेंज का बढ़ता खतरा डैम सेफ्टी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन गैप के साथ मिलकर एक बड़ी चुनौती पेश करता है। और अंत में डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ERASUR का सफल परीक्षण एक सकारात्मक कदम है जो हमारी ASW कैपेबिलिटीज को मजबूत करेगा। आज के इस पूरे विश्लेषण के आधार पर एक विचारणीय प्रश्न जो मेंस प्रैक्टिस के लिए भी रेलेवेंट हो सकता है। क्लाइमेट चेंज के बढ़ते खतरों के दौर में डैम सेफ्टी एक्ट, बांध सुरक्षा अधिनियम जैसे कानून निश्चित रूप से जरूरी हैं, पर क्या वे अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिजास्टर्स, बुनियादी ढांचे से संबंधित आपदाओं को रोकने के लिए पर्याप्त हैं? सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगातार बनी हुई प्रणालीगत शासन विफलताओं, जैसा कि हमने गंभीरा ब्रिज या विरुद्धनगर जैसे मामलों में देखा, का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए प्रोएक्टिव रिस्क मिटिगेशन और अकाउंटेबिलिटी की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, बहुआयामी रणनीति क्या हो सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है जो गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट एडेप्टेशन को जोड़ता है। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपके यूपीएससी सफर में उपयोगी साबित होगी। इस विश्लेषण को आप दोबारा सुन सकते हैं ताकि सभी महत्वपूर्ण बिंदु अच्छी तरह समझ आ जाएं।
हाँ, की कॉन्सेप्ट्स और उनके इंटरलिंकेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये प्रस्तुति, ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके अपने विचार बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप हमारे फ्यूचर एनालिसिस मिस ना करें। आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना योगदान दे सकते हैं। इससे हमें इस चैनल को लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल बनाए रखने में मदद मिलती है। आपके सहयोग के लिए हम आभारी रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।